नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज कई इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिन पर बात करने का प्लान है। एक तो ये कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या चल रहा है। क्या जो 22 तारीख से पहले 22 अप्रैल पहलगाम के हमले से पहले जिस तरह की ढेर सारी चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लेकर के हो रही थी, और जैसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के और भी कई जो जो प्रदेशों के अध्यक्ष हैं उनको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी, वो एकदम से थम गई। लेकिन यकाएक एक खबर आई कि आरएसएस ने आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि अब वो अपने प्रचारक भारतीय जनता पार्टी में नहीं भेजेगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम आपका जो भी पॉलिटिकल तौर तरीका है, जो भी कार्यक्रम है, जो भी चीजें हैं, उसमें हम कोई भी सीधा दखल नहीं देंगे। हालांकि सहयोग जारी रहेगा, लेकिन हम जैसे अभी तक ये होता था बहुत सारी चीजों में, यहां तक कि जो संगठन महामंत्री राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ जो प्रदेशों के संगठन महामंत्री होते थे, वो सारे आरएसएस के प्रचारक लोग होते थे, आरएसएस से आए हुए लोग होते थे। अब नई व्यवस्था में अब आरएसएस ने कहा है कि भाई आप जो जो जिन जिन वैल्यूज के लिए आरएसएस काम करता है, जिन चीजों के लिए, जिन लक्ष्यों के लिए आरएसएस काम करता है, वो लक्ष्य आप उन पर चलते रहें। बाकी चीजें आप देखें, हमारे पास दरअसल ना तो इतने प्रचारक हैं और हमारा काम भी इतना बढ़ गया है कि हमें अपने प्रचारकों को अपने काम में लगाने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब समझेंगे कि है क्या? क्या सिर्फ ये इतनी सीधी सी बात है, या इसकी जड़ें लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था, वहां से आती? ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये कि जो अमेरिका ने रेमिटेंस टैक्स लगाया है। तो अमेरिका में दरअसल बहुत सारे भारतीय रहते हैं और भारत में हर साल लगभग 130 बिलियन डॉलर जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वो लोग भेजते हैं। और 130 बिलियन डॉलर में से करीब 28-29% हिस्सेदारी अमेरिका की होती है और 38% हिस्सेदारी होती है जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनकी। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये ओमान, कतर, सऊदी अरब, ये जो कंट्रीज हैं इनकी हिस्सेदारी 38% होती है। लेकिन जो 28% अमेरिका की हिस्सेदारी है वो एक बड़ी हिस्सेदारी है। कुछ जो एनालिस्ट हैं और जानकार लोग हैं जो इस पर नजर रखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, जैसे जैसे ये ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इसके जो फाउंडर हैं अजय श्रीवास्तव, इनका कहना है कि अमेरिकन पॉलिसी जिस तरह से विदेशी लोगों को लेकर के जिस तरह उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों को वीजा देने पर कड़ाई की है, और जो इलीगल तरह से लोग वहां पहुंच जाते थे उन पर जो कड़ाई की गई है, एक तो इसका असर भारत को मिलने वाले, वहां से भेजे जाने वाले पैसे पर पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब 5% का रेमिटेंस टैक्स लगेगा वहां से पैसा भेजने में, और पैसा ऐसा नहीं है कितना भी हो, आप अपने घर भेज रहे हो, अपने पेरेंट्स को भेज रहे हो, भाई को भेज रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए कि आप यहाँ के स्टॉक मार्केट में, यहाँ के म्यूचुअल फंड में, यहाँ के मान लीजिए यहाँ की प्रॉपर्टी में, या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी पैसा अमेरिका से बाहर जाएगा और जो अमेरिकन नागरिक नहीं है उनके पैसे पर 5% टैक्स लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पैसा भेजने की लागत बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो 5% लागत बढ़ेगी, अगर मान लीजिए कि हमने
एक डॉलर भेज रहे हैं, मान लो $1 ₹80 का है या ₹100 का है, तो उसमें ₹5 कट जाएंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ मतलब यूएस गवर्नमेंट को जाएंगे, उनकी ट्रेजरी में जाएंगे। तो इस तरह से भेजा जाने वाला हर ₹100 ₹95 बच पाएगा। तो एक एक तरह से जो पैसा वहां से भेजा जाना है उसकी कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ने का मतलब ये हुआ कि लोग पैसा भेजने के अलावा कोई दूसरे रास्ते देखने की कोशिश करेंगे या पैसा भेजना कम हो जाएगा। पहली बात ये, पैसा भेजना कम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो लोग वहां जाकर के लीगल इलीगल दोनों तरह से लोग जाते थे, वहां रहना शुरू कर देते थे। 4 5 6 साल में किसी तरह से उनको वो जुगाड़ लेते थे, भाई वहां पर उनका रहना लीगल हो जाए। लेकिन इस दौरान वो अपने देश में पैसा भेजते रहते थे। तो एक तो ये जो पैसा आता था इस पर रोक लग गई, और दूसरा 5% का जो टैक्स लगेगा, उस टैक्स की वजह से जो रेमिटेंस है वो कम हो जाएगा। और ये जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर हैं आलोक अजय श्रीवास्तव का जो इन्होंने एस्टिमेट किया है, इनका कहना है 12 से 18 बिलियन डॉलर की चोट भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका की इस पॉलिसी से लगेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट मामला है कि जिसकी वजह से ये जो रेमिटेंस है वो कम होगा। तो एक तरह से एक चोट है। दूसरा, एक और खबर जो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, जिस पर भी बात करना चाहते हैं फिर, कि पाकिस्तान मीडिया जो है जयशंकर के बयान को लेकर के हमारे यहाँ तो बड़ा ज्यादा, जैसे मौलाना मुनीर के साथ राहुल गांधी की फोटो लगा दी गई, दूसरी तरफ वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ और उसके जवाब में मोदी की फोटो, उस तरह की चीज मीम आ रहे हैं। ये सब चीजें हो रही हैं, बहुत हल्की फुल्की चीजें हो रही हैं और बहुत दरअसल नॉन सीरियस किस्म की चीजें हो रही है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी हैं और अभी एक क्राइसिस से हमारा देश निकला है, और उस क्राइसिस में हमें जिस तरह की सपोर्ट की उम्मीद थी, उस तरह की सपोर्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी से नहीं मिली है। और जिसके चलते हमें अपने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दूसरे देशों में, करीब 25 देशों में भेजने पड़ रहे हैं। वो 25 देश जो मैटर करते हैं कि हम वहां पर अपना पक्ष रख सकें। और 22 तारीख से ये प्रतिनिधिमंडल जाने वाले हैं। ऐसे में दरअसल, और ये प्रतिनिधिमंडल, ये इस तरह से इनका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है कि ये ऑल पार्टी हैं, और भारत यूनाइटेड वॉयस के तौर पर, पॉलिटिकल पार्टीज एक यूनाइटेड वॉयस के तौर पर दुनिया के सामने हैं। और जब देश की विदेश नीति और इन सब चीजों को लेकर के बात होती है, रक्षा की बात होती है, तो ऐसे में सबकी आवाज एक है। ये मैसेज एक तो, और दूसरा कि ये लोग जाकर के दुनिया के उन देशों को, खास तौर पे जो यूएनएससी के 15 देश हैं, 5 और इन्फ्लुएंशियल देश, इसके अलावा 5 वो देश जो यूएनएससी में अगले 1 साल में शामिल होने वाले हैं, जो नॉन परमानेंट लोग होते हैं, जो रोटेटिंग चलता रहता है। और पाकिस्तान यूएनएससी में है और उसका कार्यकाल अभी 17 महीने का बचा हुआ है। तो ये इन देशों में, 25 देशों में ये लोग जाएंगे। ऐसे समय में जो जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका एक बयान आया था एएनआई पर। एएनआई की क्लिप है वो, जो बहुत तेजी से सर्कुलेट हुई, वायरल हुई। और उस क्लिप में उन्होंने ये बात, जो हमने कल भी बात की थी, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मतलब स्टार्टिंग के समय हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना नहीं बना रहे हैं। इसलिए चूंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना नहीं बना रहे हैं, इसलिए मिलिट्री की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया जाना चाहिए, उनका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी सलाह पर ध्यान नहीं दिया, हमारी सलाह नहीं मानी। ये बयान उनका दरअसल चर्चा में हो गया। ये जब वायरल हुआ, राहुल गांधी ने इस पर सवाल पूछा, तो बीच में तो कोई कुछ बोला नहीं। उन्होंने सवाल 17 तारीख को ही सवाल पूछा था, फिर कल उन्होंने अपने सवाल रिपीट कर दिए, और सवाल बहुत साफ था। मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, बस इतना बता देता हूं कि सवाल ये थे कि इसकी परमिशन किसने दी थी,
और दूसरा सवाल था कि इससे हमारी वायुसेना को क्या नुकसान हुआ। इन सवालों को लेकर के उल्टे राहुल गांधी पर पिल गए, जबकि सिंपल सी बात यह थी कि विदेश मंत्री या डीजीएमओ या पीआईबी की तरफ से या रक्षा मंत्री या ये क्या नाम है, विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव हैं, जो ब्रीफ कर रहे हैं इन सब पर, और खासतौर पे जो प्रतिनिधिमंडल जाने वाले हैं उन सबकी ब्रीफिंग वही कर रहे हैं, तो उनसे कहलाया जा सकता था कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मान लीजिए कोई नुकसान नहीं हुआ, गवर्नमेंट कह देती कोई नुकसान नहीं हुआ है, और मान लीजिए ये कहा जा रहा है कि भाई पूछा जा रहा है कि उनको किसकी अनुमति से वो हुआ, किसने ये कहने करने को कहा। तो अगर जैसी जैसी खबरें प्लांट की जा रही हैं, अगर वो बातें सही हैं कि भाई ये एक तरीका होता है कि आप पहले इन्फॉर्म करते हैं, तो इस बात को ऑफिशियली जवाब के तौर पर कह देने में क्या दिक्कत है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसको एक बड़ा वितंडा बनाया जा रहा है। पिछले दिनों आपको याद होगा, कल की ही बात है, एक एक बड़े चैनल ने, एक बड़े पत्रकार ने ये शुरू किया कि टर्की में कांग्रेस का वो क्यों है, ऑफिस क्यों है? पता चला फर्जीवाड़ा निकला वो, और अब माफी मांग रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो की जा रही हैं, उसी का एक हिस्सा ये है कि आप राहुल गांधी को कहो कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की भाषा तो वो आदमी बोल रहा है जो मध्य प्रदेश में मंत्री है, और पाकिस्तान जो करना चाहता था पहलगाम के हमले के जरिए, वही काम वो आदमी कर रहा है जो ये कह रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। लेकिन यहां कौन किसको कहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला है। तो पाकिस्तान में दरअसल इसको लेकर के जो बातें चल रही हैं, जिस तरह से जयशंकर के बयान को लिया गया, और जो जो बात ये लोग कह रहे हैं कि जो जो बात भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल और ये सब लोग जो कह रहे हैं, वो बात दरअसल है क्या? क्या राहुल गांधी को वहां कोट किया जा रहा है, या वहां की मीडिया में पाकिस्तान खास तौर पर जयशंकर के बयान को कोट कर रहा है? ये समझने की जरूरत है। मैंने पिछले 2-3 दिन का वहां का मामला देखा कि वहां किस तरह की चीजें चल रही हैं। तो अगर उनको आप देखें कि वहां किस तरह की चीजें चल रही हैं, तो मैं आपको मोटे तौर पर कुछ बताता हूं। ज्यादातर पाकिस्तानी अखबारों और न्यूज चैनलों ने जयशंकर के बयान को भारत की स्वीकारोक्ति और स्ट्रेटेजिक वार्निंग के तौर पर दिखाया है। डॉन और जंग जैसे अखबारों ने लिखा कि भारत ने ऑपरेशन शुरू करने के बाद पाकिस्तान को संदेश भेजा कि टारगेट सिर्फ आतंकी ठिकाने हैं, सेना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे नजम सेठी कहते हैं, नजम सेठी वहां के बड़े पत्रकार हैं जो आजकल बिल्कुल वहां की गोदी मीडिया हो गए हैं। जयशंकर ने खुलकर माना कि भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन के दौरान सूचना भेजी। इससे साफ है कि भारत टकराव नहीं, संदेश देना चाहता था, लेकिन भारतीय राजनीति में इसे लेकर घमासान है। अब इनकी ये टिप्पणी कि भारतीय राजनीति में इसे लेकर घमासान है, इसका मतलब क्या हुआ? ये टिप्पणी राहुल गांधी पर कम, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल और अमित मालवीय पर ज्यादा है। हामिद मीर जियो न्यूज के इनका कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देकर सैन्य टकराव से बचने की कोशिश की, लेकिन इससे पाकिस्तान को जवाबी तैयारी का मौका भी मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे ही एक वहां पॉलिटिकल कमेंटेटर बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं, कमर चीमा, उनका कहना है कि जयशंकर का बयान दिखाता है कि भारत दबाव में था। अगर आप वाकई स्ट्रांग पोजीशन में हैं, तो दुश्मन को पहले से क्यों बताएंगे? एक रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब, इनका कहना है कि अगर भारत ने सचमुच पहले से सूचना दी तो यह उसकी कमजोरी है, इससे पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त मिला। मुस्लिम लीग का कहना है, वहां की जो पार्टी है मुस्लिम लीग, उसका कहना है कि जयशंकर का बयान भारत की घरेलू राजनीति के दबाव में आया है। पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कश्मीर और सुरक्षा अहम है। दरअसल कुल मिलाकर के पाकिस्तानी मीडिया ने इस बात को इस तरह से कहा कि भारत, शायद भारत की सरकार, भारत उतना मजबूत अपने को नहीं पाता है, इसलिए वो सीधे तौर पर एक इस जंग में नहीं आना चाहता था। इसलिए उसने कहा, वार्निंग डिप्लोमेसी अपनाई, और इसने ये कहा कि भाई आप को मिलिट्रीली एक्ट करने की जरूरत नहीं है।
और दूसरी बात, एक कुछ विश्लेषक जो इनसे एक अर्थ निकाला जाए तो ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत खुद को जिम्मेदार बताना चाहता है कि हमने इस तरह का काम किया, ऐसा नहीं है कोई दबे छुपे कोई काम किया हो, हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बता दिया। तो कुल मिलाकर के इस बयान को घरेलू राजनीति यहां से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरा ये देखा जा रहा है कि भाई सूचना देना जो है, क्या भारत की मजबूरी थी या रणनीति थी, पता मतलब ये दोनों तरह से वहां प्रस्तुत किया जा रहा है कि एक रणनीति है कि वो एक जिम्मेदार ताकत के तौर पर दुनिया के सामने खुद को प्रस्तुत करना चाहता है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत की मजबूरी थी, ये उसकी कमजोरी है कि उसने पहले से सूचना दी। तो ये अगर आप स्ट्रांग पोजीशन में हैं तो दुश्मन को पहले से क्यों बताएंगे, इसका बहुत साफ, जैसे कमर चीमा ने जो बात कही है, तो ये बातें पाकिस्तान की मीडिया में चल रही हैं। हमारे यहां दरअसल इस बयान को लेकर के जिस तरह का घमासान चल रहा है, वो घमासान बिल्कुल अलग तरह का है। वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग चल रही है, और खास तौर पे राहुल गांधी को निशाना बनाने की कोशिशें जो भारतीय जनता पार्टी 11 साल से लगातार करती चली आ रही है, वो इस दौरान भी कर रही है। और जिस तरह की पॉलिटिक्स, दरअसल इससे हो क्या रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उससे जो ये प्रतिनिधिमंडल विदेश में जाने वाले हैं, इन प्रतिनिधिमंडलों का असर कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है। मैसेज दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सत्तारूढ़ दल की तरफ से ही ये जा रहा है कि पॉलिटिकली हम एक नहीं हैं। जो देश में प्रधानमंत्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी होती है, विपक्ष का नेता, विपक्ष को नेता को लेकर के प्रधानमंत्री की पार्टी उनको ही निशाना बना रही है। वो जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब नहीं दे रही है। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाना चाहिए, लिख करके मांग कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ऑल पार्टी जो मीटिंग दो हुई उनमें प्रधानमंत्री आए नहीं। उस समय भी उन्होंने मांग की थी प्रधानमंत्री उस मीटिंग में आए, लेकिन प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। मैसेज तो ये जा रहा है, और जब ये मैसेज जा रहे हो तो ऐसे में ऑल पार्टी जो प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं, इन प्रतिनिधिमंडलों का कोई नैतिक एक जो ताकत होती है, वो नैतिक ताकत क्या इनके पास होगी? क्या इनके पास वो पॉलिटिकल जो जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ इन सबके पास होगी? क्या इनके पास इस बात, कोई अगर कहीं प्रेस से मुखातिब हों, अगर होते हैं तो और या कोई पॉलिटिकल लीडर ही जहां मिलने जा रहे हैं, जिन लोगों से मिले, उनमें से कोई ये सवाल पूछ ले कि राहुल गांधी ने जो सवाल किए हैं उनके जवाब आप लोग क्यों नहीं देते, तो ये लोग क्या जवाब देंगे? अगर वो पूछ लें कि आपके यहाँ पार्लियामेंट की मांग की जा रही, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? अगर मान लीजिए कोई पूछ ले कि प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में खुद क्यों नहीं आते, और जो सवाल राहुल गांधी ने जयशंकर के बयान पर पूछा है, अगर वही सवाल कोई पूछ ले कि जयशंकर ने जो ये बात कही है, आपके विदेश मंत्री ने ये बात कही है, तो इसके बाद जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि आपके 5 जेट मार गिराए गए, ये पाकिस्तान का दावा है, मैं इसको वो नहीं कर रहा हूं, 5 जेट मार गिराए गए, सच्चाई क्या है? और दुनिया के प्रेस में जो चीजें आ रही हैं, CNN से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स और बहुत सारे अखबारों में, जो इंटरनेशनल प्रेस है, उसमें जो चीजें आ रहे हैं कि आपका एक रफाल जेट मार गिराया गया, तो क्या वाकई मार गिराया गया? अगर ये सवाल कहीं पूछ दिए गए या वस्तुस्थिति पूछ दी गई, कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का समझने के लिए, तो क्या जवाब होगा? क्या कोई जवाब होगा? ये बड़े सवाल हैं, लेकिन इन पर कोई बात नहीं कर रहा। और एक चीज मैं और कहूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वो बात ये कि दरअसल जो हमारी स्थिति इस दौरान हुई, जब पाकिस्तान के साथ हमारी एक जो टेंशन चल रहा था, जो एक दूसरे पर अटैक्स हो रहे थे, ड्रोन से, मिसाइल से, ये जो चीजें चल रही थी, उस दौरान हमारे साथ कोई देश का ना खड़ा होना,
ये दरअसल उस राजनीति का पोलापन, उस प्रोपेगेंडा का पोलापन खुल करके सामने आ गया जो पिछले 10-11 साल से किया जा रहा था। और अब फिर वही चल रहा है। अगर मान लीजिए कोई पूछ ले कि आप कर्नल कुरैशी को आपका एक आपके देश में एक मंत्री, राज्य का मंत्री कहता है कि आतंकवादियों की बहन को हमने आप जवाब देने के लिए भेजा, तो आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? तो क्या ये जवाब दिया जाएगा कि कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट जब होगा, जो बताएगा वो कार्रवाई कर, क्या ये कहा जाएगा? आप सोचिए कितना कितना। और ये पार्टी वार्टी छोड़ दीजिए, एक देश के नागरिक के तौर पर सोचिए कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां और जो लोग सत्ता में हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं? क्या वो एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पावर की तरह, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव कर पा रहे हैं? ये सवाल है, इस पर सोचिए। तो अब बात करते हैं जो बड़ा चर्चा में इससे पहले, जब पहलगाम का अटैक हुआ था उससे पहले जो चर्चा में बात थी, वक्फ अधिनियम। वक्फ अधिनियम को लेकर के एक तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ही बहुत सारी चीजों पे कि हम इन इन प्रावधानों को लागू नहीं करेंगे, ऐसा कह के इस कम से कम ये इस किरकिरी से बच गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के तरह की तरफ से उसके कुछ प्रावधानों पर या एक्ट पर स्टे दे दिया जाए। तो वो स्टे नहीं दिया गया, इंटरिम स्टे नहीं हुआ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। अब आज सुनवाई थी, आज सुनवाई में भी आज भी कोई इंटरिम स्टे नहीं दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने जो बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने ये कहा है कि जो जो लोग इसे चैलेंज कर रहे हैं, मतलब ये जो एक्ट है इसको जो चैलेंज कर रहे हैं, वो उन याचिकाकर्ताओं से अंतरिम राहत अगर उनको चाहिए तो उनको बिल्कुल एक ठोस मामला, मतलब ठोस बातें रखनी होंगी। क्योंकि हम तो बेसिकली, कोर्ट का कहना है, मानना है कि हम बेसिकली जब कोई कानून बनता है तो हम मान के चलते हैं कि वो संवैधानिक ही है, संवैधानिकता पूरी तरह से उसका ध्यान रखा गया है। तो इसको जब चैलेंज आप कर रहे हो कि ये संवैधानिक नहीं है, तो बहुत ही एक एक स्ट्रॉन्ग केस, स्ट्रॉन्ग एंड ग्लेरिंग केस के तौर पर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये स्ट्रॉन्ग एंड ग्लेरिंग बोला है उन्होंने। तो और याचिकाकर्ता जो हैं वकीलों का, जैसे कपिल सिब्बल और ये लोग जो थे, जो वकील हैं, इन वकीलों का कहना है कि कानून वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थित अधिग्रहण को सक्षम बनाता है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व को कमजोर करता है, कानूनी उपायों को सीमित करता है, और तीन चीजों पर खास तौर पर जो लगातार जिस पर बात चल रही है, वो तीन चीजें लगातार कही जा रही हैं। तो ये है। और सीजेआई खुद इस बेंच में है, उन्होंने कहा है देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन फेवर ऑफ एवरी स्टैट्यूट। For interim relief, you have to make out a very strong and glaring case. Otherwise, presumption of constitutionality will be there. ये और इस ड्यूरिंग द हियरिंग द बेंच ऑफ सीजीआई बी.आर. गवई and Justice Augustine George Massey was asked by the Solicitor General Tushar Mehta to confine the proceedings identified by the earlier bench, जो पहले वाले चीफ जस्टिस की बेंच थी। तो लेकिन इस पर जो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, इन लोगों का ये कहना था, इन लोग का, सिब्बल जो है उन्होंने ही डिस्क्राइब द लॉ एज अ कंप्लीट डिपार्चर फ्रॉम हिस्टोरिकल, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स and a means to capture work through a non-judicial process. This is a case about systematic capture of work properties. The government cannot dictate what issues can be raised. ये जो सॉलिसिटर जनरल ने जो बात कही उसको लेकर के सिब्बल ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। सिब्बल said the amended law enables a systematic expropriation of work properties through executive means.
bypassing dual judicial process, and moreover work properties can become non-work ones, that too by an executive order denying the right to access courts by the aggrieved parties. Waqf is the dedication of properties to Allah by the waqif, and the concept that once a waqf is always a waqf is jeopardized by the 2025 law. मतलब नया जो कानून बनाया गया है, it jeopardizes this. Earlier laws on the subject, he added, safeguarded the properties, and present one intended to take them away. He also flagged the dilution of Muslim representation on the central work. ये पहले वाले जो सारी चीजें हैं उन्हीं को कहा, लेकिन कोर्ट ने जो बात कही है कि यू हैव टू प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग एंड ग्लेयरिंग केस इन ऑर्डर टू गेट द इंटरिम रिलीफ. ये एक इंपॉर्टेंट संकेत है कि इंटरिम रिलीफ के लिए आपको बहुत ही मजबूत तर्क रखना पड़ेगा, बहुत ही मजबूत, और एक तरह से जो जो मतलब प्रथम दृष्टया लगे कि हाँ बिल्कुल सही बात कही जा रही है. तो ये बहुत जरूरी है. अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या किस तरह से चीजें आगे आती हैं, कैसे आगे चीजें डेवलप होती हैं, इसको देखना पड़ेगा. और कपिल सिब्बल और दूसरे वकील किस तरह से इन चीजों को रख पाते हैं. क्या कोर्ट जो बात कह रहा है, जस्टिस गवई ने जो बात कही है, वो कोई संकेत माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिन क्या करने वाला. क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके जरिए यह संकेत दिया है कि उसकी मंशा तो है, लेकिन जो चैलेंज करने वाली पार्टी है उस पार्टी को ऐसा केस प्रस्तुत करना पड़ेगा, इस तरह से प्रस्तुत करना पड़ेगा जो बहुत ही मजबूत हो और पहली नजर में लगे कि हाँ ये बात सही है, तभी इंटरिम राहत की बात होगी. अदरवाइज कोई भी कानून जो पार्लियामेंट में पास होता है उस कानून को माना जाता है कि वो संवैधानिकता के उस पर खरा है. बेसिक प्रेमिसेस जो हैं वो ये, और इसको चैलेंज करना है आपको तो आपको बहुत मजबूत लॉजिक देना पड़ेगा, मजबूत मामला रखना पड़ेगा. दिस इज व्हाट कोर्ट सेड. तो इससे एक संकेत तो है, वो संकेत ये है, लेकिन अब कोर्ट को लेकर के कोई कयासबाजी तो की नहीं जा सकती, करनी भी नहीं चाहिए. जो चीजें सामने आएंगी उस हिसाब से कोर्ट तय करेगा. तो अब जो बात मैं संघ की कर रहा था उस पर आ जाते हैं. संघ को लेकर के संघ और भाजपा में क्या तनातनी है. जो मैंने आपको जो खबर बताई थी कि भाई संघ ने ये तय किया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी संगठन को नियमित तौर पर प्रचारक नहीं देगा, और ना ही आरएसएस अब भाजपा के मामलों में सीधा दखल देगा. ये जो चीजें हैं, दरअसल इस तरह की एक खबर राजस्थान पत्रिका की वेबसाइट पर है और राजस्थान पत्रिका के जयपुर में आज छपी है, और उसके बाद बहुत तेजी से इसकी चर्चा हो गई. और ये सोर्सेज के हवाले से है. इसमें ये कहा गया, इस नई व्यवस्था का कारण दोनों पिता पुत्र संगठनों के बीच रिश्ते बिगड़ने की स्थिति नहीं, बल्कि भाजपा की संघ के सीधे नियंत्रण से दूर होने की मंशा और संघ का अपने कार्य विस्तार पर ज्यादा ध्यान देना है. दोनों ने अपना दायरा तय कर लिया है. दरअसल मामला इतना ही है क्या. पिछले दिनों आपको याद होगा कि 30 मार्च को प्रधानमंत्री गए थे नागपुर, और वहां से वो संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत से मिले थे, कई कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया था, और ये खबरें भी आई थी करीब आधे घंटे उनकी अकेले में बात हुई. और उसके बाद चर्चा ये होने लगी थी कि 5 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक या 15 अप्रैल, ऐसे डेट बढ़ती रही कि तब तक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तय हो जाएगा, और बात हो गई है. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. और फिर ये चर्चाएं भी 15 अप्रैल के बाद से बहुत तेज थी कि पूरी संघ की लीडरशिप दिल्ली में है, और इस दौरान
भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी बात होगी और चीजें फाइनल हो जाएंगी। तभी पहलगाम की घटना हो गई। पहलगाम की घटना के बाद भी आपको याद होगा कि अ, जब ये ऑपरेशन हुआ उसके 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जिस दिन प्रधानमंत्री की श्रीनगर की यात्रा जो 19 तारीख को होनी थी वो स्थगित की गई, और जिस दिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, और जिस दिन रात को अमित शाह के साथ संघ प्रमुख रात में गए थे, उससे पहले राजनाथ सिंह से बैठक हुई थी, रात में प्रधानमंत्री आवास गए थे। इस बात को उस समय तो ये जोड़ करके देखा गया कि पहलगाम में जो घटना हुई है उसके, लेकिन उस रिएक्शन के तौर पर उसमें मोहन भागवत का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि मोहन भागवत ना तो सरकार में कुछ हैं और न और किसी ऐसे पद पर या ऐसी जिम्मेदारी में हैं जिनका कोई रोल सरकार के प्रधानमंत्री जो जो उनसे सलाह ले सके या कुछ पब्लिकली इस तरह से आना, तो उसमें कहीं ना कहीं उस समय यही आशंका थी कि संगठन के मामलों को लेकर के कोई बातचीत हुई होगी। अब बहुत साफ इस खबर के बाद हो रहा है कि चीजें बनी नहीं। और दूसरा, संघ जिस तरह से 100 साल मना रहा है और उसने जो कहा है कि हमारे हमारे पास प्रचारकों की कमी है, हम जो अपना काम बहुत अच्छे तरह से नहीं कर, जो इस खबर में सूत्रों के हवाले से लगा है, तो प्रचारकों की कमी तो पिछले साल भी थी, उससे पहले भी थी। तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही। आपको याद होगा जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले एक इंटरव्यू, शायद इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था, उसमें ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले अब खुद कर सकती, उसे वैसाखी की जरूरत नहीं है। संकेत बहुत साफ था कि आरएसएस की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लेकिन 4 तारीख को जो नतीजे आए, उन नतीजों ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत है। और आरएसएस ने भी उस समय, उसके बाद जिस तरह से बयान आए मोहन भागवत के, वो बयान लगातार प्रधानमंत्री को नसीहत देने वाले थे। फिर चुनाव आते हैं हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का, महाराष्ट्र का, दिल्ली का, झारखंड का, जिसमें झारखंड छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद के विपरीत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दरअसल हरियाणा में भी जितने मीडिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया जो प्रो भारतीय जनता पार्टी रहता है, वो भी नहीं कह पा रहा था कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। ऐसे और भी जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू में दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें आई हैं बढ़ गई, पिछली बार के मुकाबले 25 से 29 हो गई। ये अपने में एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की मानी जानी चाहिए। हरियाणा में उन्होंने, जब सारी चीजें विरोध में थी, हर चीज हवा, पूरी तरह से हवा कहने का मतलब कि जो मीडिया में जो चीजें आ रही थी, जो सर्वे में आ रहा था, जो एग्जिट पोल्स आए थे, सब कुल मिलाकर के कोई भी चीज भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं थी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बनाई, तो ये अपने में एक बड़ी उपलब्धि। और फिर महाराष्ट्र में, जहां लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 11 या 9 सीटें मिली थी, कुल मिलाकर के उनको वहां पर जो सीटें मिली वो मिली 17 48 में से। जबकि पिछली बार उनको उनके जो गठबंधन था उसको 42 सीटें मिली थी 48 में, 2019 में, जो घट के 17 पर रह गई, और बाकी सीटें मिली इंडिया गठबंधन को। तो ये अपने में एक बिल्कुल उलट मामला था। और उसके कुछ दिनों बाद जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो वहां पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां पूरी तरह से निपट जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत के साथ, इससे पहले इस तरह का बहुमत किसी को नहीं मिला, रिकॉर्ड बहुमत के साथ उस गठबंधन की सरकार बनाती है। और दिल्ली में भी यही हुआ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अपदस्थ करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। झारखंड में वो ऐसा नहीं कर पाए,
लेकिन इन 3 राज्यों में, 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, ये माना गया कि यहाँ पर आरएसएस संघ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। संघ ने कहा भी, उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली में कितनी मीटिंग्स की, हरियाणा में कितनी मीटिंग्स की थी, महाराष्ट्र में किस तरह से संघ लग गया था। तो इसका नतीजा, और जम्मू कश्मीर में भी, उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे 4 जून को बहुत ही बड़ा झटका लगा था राष्ट्रीय स्तर पर, वो उस झटके से उबरने में कामयाब हुई और जो पूरा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, उस नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में मोड़ लिया। लेकिन इसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब चूंकि आरएसएस ने यह एहसास करा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत है, आरएसएस के बिना उनके लिए मुश्किलें हैं। तो ऐसे में अब आरएसएस का अपर हैंड रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, खास तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अब आरएसएस के दबाव में रहेंगे। लेकिन हमें लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, या फिर जिन 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 चीजों पर, जिन जिन नामों पर सहमति की बात थी, जिन नामों पर जो जो नाम आरएसएस की तरफ से होंगे या जो नाम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से होंगे, उन नामों पर कोई बीच का रास्ता नहीं बन पाया। और इस तनातनी के बीच ये तय किया गया और इस खबर को भी लीक किया गया कि दोनों ने तय कर लिया है कि अब जो आरएसएस है वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें मामलों में सीधा दखल नहीं देगा, ये तय कर लिया है। और ये बात जरूर कही गई, अब पत्रिका ने लिखा है कि भाई ये आपस में रिश्ते बिगड़ने का मामला नहीं है, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो किस हिसाब से देखा जाए। सूत्रों का इसमें सूत्रों के अनुसार इस खबर में यह कहा गया है, संघ की चिंता 2 स्तर पर है। एक तो जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से संघ का मत बना है कि उसके प्रचारक संगठनात्मक कार्यों की अपेक्षा राजनीति में ज्यादा उलझ गए हैं। ये लाइन समझने की जरूरत है। संगठनात्मक कार्यों की अपेक्षा राजनीति में ज्यादा उलझ गए हैं। निचले व मध्यम स्तर पर यह ज्यादा हुआ है। निचले और मध्यम स्तर का मतलब यह हुआ कि राज्य के स्तर पर और राज्य के स्तर से नीचे जिला स्तर पर, इससे संघ चिंतित है। इसको किस तरह से लिया जाए? दरअसल ये बातें लगातार आती रही हैं कि संघ अब जो है, जब से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा रिजीम, मतलब 2014 से जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से संघ के जो कार्यकर्ता हैं, संघ के जो लोग हैं, उन लोगों के रंग ढंग भी बदल गए। और यह भी माना जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग दिखाई देते हैं, उनका काम करने का तरीका, उनका नजरिया, उनकी जीवन शैली, हर चीज में बदलाव, और बहुत ही सिग्निफिकेंट बदलाव है, बहुत ग्लेयरिंग बदलाव है, वो दिखाई देता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इन लाइनों में छिपी हुई हैं जो इस अखबार में जो छपा हुआ है। दूसरी ओर संघ का पिछले सालों में काम बढ़ा है। इसका विस्तार राजनीतिक क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी हुआ है। संघ को लगता है कि शताब्दी वर्ष में सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बजाय अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दें। तो ये तो पता नहीं कि ये जो चीजें हैं तो कही जाएंगी भाई क्यों हुआ है, लेकिन एक बात और इसमें बताई गई है कि लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने पर रणनीति बदली गई और सरकार संघ के मूल मुद्दों पर लौटी। पार्टी और संघ दोनों ने अपनी सीमा तय कर ली। भाजपा ने वादा किया वह अपनी नीतियों में संघ की अधिकांश बातें मानेगी। दरअसल ये वादा करने की बात ही नहीं है। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करती है उसमें संघ की नीतियां ही हैं। उसका अपना काम करने का तरीका जैसा भी हो, लेकिन जो काम करती है वो काम संघ की नीतियों के अनुरूप ही होते हैं। संघ के एजेंडे को जितना मजबूती के साथ ये सरकार लागू कर रही है, उससे लगता नहीं कि संघ को एजेंडे को लेकर के कोई शिकायत होगी। संघ को काम का कार्यशैली को लेकर के शिकायत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से,
उनको ये शिकायत हो सकती है कि जिस तरह से काम किया जा रहा है, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उनसे संघ सहमत नहीं है, वो शिकायत हो सकती है। लेकिन ये शिकायत होना कि अ, जो संघ का एजेंडा है वो नहीं लागू हो रहा, इस पर शायद कोई ही सहमत हो पाए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। अब इस डेवलपमेंट के सबसे पहला जो वो होने एक बात और इसमें है कि यह भी स्पष्ट हुआ कि संघ व भाजपा को एक दूसरे की जरूरत है, लड़ने से दोनों को नुकसान होगा। ऐसे में बीच का रास्ता निकला कि दोनों संगठन स्वतंत्र होकर काम करेंगे, परस्पर दखल नहीं देंगे, लेकिन सहयोग पूरा रहेगा। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भाजपा ने संघ के मूल मुद्दों पर ध्यान बढ़ाने व संघ ने भाजपा के बजाय संगठन में ही प्रचारकों के ज्यादा उपयोग का निर्णय लिया है। अब इसको कैसे और इसका अगर विस्तार से इस चीज को देखें तो इसमें बहुत साफ है कि अब जो संगठन वाले जो पद होते थे, संगठन सचिव और ये सब, इन सब पदों पर अब शायद राज्य स्तर पर या निचले स्तर पर संघ अपने प्रचारकों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजेगा। यानी जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है, पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स, मतलब संगठन के अंदर की पॉलिटिक्स, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ही डील करें, और बाहर की पॉलिटिक्स उसको भी वही डील करें। ये बहुत साफ है। ये अपने में अब दरअसल इसकी सबसे बड़ा टेस्ट जो होने वाला है वो बिहार का चुनाव है, और बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दरअसल अब तो और इंपॉर्टेंट हो गया है पहलगाम के बाद हुए घटनाक्रम के बाद। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि एक तो बिहार हिंदी भाषी राज्यों में अकेला राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है, और जहां भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सरकार नहीं बना पाई है अब तक। तो एक तो ये, और उसे लगता है कि ये मौका है और इस मौके को गंवाना, वो इस बार सारी ताकत इस पर लगाना चाहती है कि बिहार में जो ये अभी तक बना हुआ है कि उनका मुख्यमंत्री नहीं हुआ, उनकी सरकार नहीं बनी, तो वो चीज टूट जाए। और दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो पहलगाम का घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम का फायदा उठाने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसी है, जिस तरह से रेल के टिकट और बच्चों के बस्तों पर इसका जिक्र किया जा रहा है, प्रधानमंत्री की फोटो लगा करके ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लिया जा रहा है, उससे भी लग रहा कि ऑपरेशन सिंदूर का फायदा इसमें लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर रही है। लेकिन क्या उसे इसका फायदा मिलेगा, ये जब नतीजे आएंगे तब तय होगा। और क्या आरएसएस के सपोर्ट के बिना, एक एक्टिव सपोर्ट, आरएसएस का एक सैद्धांतिक सपोर्ट होना, एक जो है नैतिक सपोर्ट होना, ये सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन एक ग्राउंड पे सपोर्ट होना, लोग जिस तरह से दिल्ली में आरएसएस ने काम किया, जिस तरह से हरियाणा में काम किया, क्या वैसे ही आरएसएस बिहार में भी काम करेगा या नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का फायदा नहीं उठा पाएगी? क्या जनता के बीच जो मैसेज दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो मैसेजिंग का वो है, सबसे स्ट्रांग मैसेज आरएसएस के कार्यकर्ता पहुंचाते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि जो बात अभी ये छपी हुई है अखबार में, जो डेवलपमेंट है ये, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आरएसएस का कार्यकर्ता अब भारतीय जनता पार्टी के मैसेज का वाहक जनता तक नहीं बनेगा, ये नहीं है। लेकिन क्या वाकई पहले की तरह बनेगा, ये सवाल तो है। जब खुल करके सपोर्ट की बात होती थी और भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर कैसे चले, उसमें आरएसएस के लोगों की भूमिका होती थी, अब उस भूमिका से आरएसएस ने अपने हाथ खींच लिए। ऐसे में क्या वही वही उसी तरह से काम होता रहेगा, ये देखना है। तो चलिए बात यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी, कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए, अपने कमेंट भी दीजिए कि आपको कैसा लगा, आपकी राय क्या है, आप जो सवाल मैंने खड़े किए हैं उन पर आप क्या सोचते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करने के साथ-साथ इसकी मेंबरशिप लेंगे तो आप अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हमें अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ इजाजत। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब ब खैर, नमस्कार, जय हिंद।